एवरीबडी, मैं सीए गौरी चिचानी फ्रॉम वीडी एजुकेशन। और आज अपन आपके सीए फाउंडेशन का फर्स्ट जो चैप्टर है थ्योरेटिकल फ्रेमवर्क, उसका सबसे लास्ट यूनिट दैट इज़ इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड वो देखने वाले हैं। इंस्टीट्यूट का मॉड्यूल आई होप लेक्चर से पहले सब लेके बैठे हैं, अगर नहीं बैठे हैं तो लेके बैठिए, ठीक है। अपन वहीं से कवर करेंगे। बेसिकली इंड एएस होते क्या है, इंड एएस एक ऐसे अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स है जो ग्लोबली एक्सेप्टेड है, मतलब जो स्टैंडर्ड्स ग्लोबली एक्सेप्टेड है उसके हिसाब से इंड एएस बनाए गए हैं, ताकि अपने स्टैंडर्ड्स और इंटरनेशनली जो स्टैंडर्ड्स एक्सेप्टेड है उसमें ज़्यादा डिफरेंस ना हो, अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स कुछ और ना बताए और वो स्टैंडर्ड्स के बनाए हुए फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स कंपेयर किए जा सके, इस वजह से इंड एएस इशू किए गए हैं, ठीक है। तो इंड एएस सबसे पहले क्यों इशू किए? नीड फॉर द कन्वर्जन टूवर्ड्स ग्लोबल स्टैंडर्ड्स। आपका जो फर्स्ट पॉइंट है इस मॉड्यूल में 9th चैप्टर का पेज नंबर 1.91, ठीक है, 1.91 पेज नंबर है, जिसमें फर्स्ट पॉइंट है नीड फॉर द कन्वर्जन टूवर्ड्स ग्लोबल स्टैंडर्ड्स। ऐसे क्या ज़रूरत आ गई कि जिसके वजह से अपने को ग्लोबल स्टैंडर्ड्स इशू करने पड़े, ठीक है। क्या ज़रूरत है? सबसे पहले टू रिड्यूसेस द डिफिकल्टी इन रेजिंग द कैपिटल ड्यू टू डिफरेंट रूल्स एंड रेगुलेशन, ठीक है। कोई भी बिजनेस जब बढ़ता है तो उसको सेम कंट्री से कैपिटल रेज करना, मतलब उसको बहुत सारे कंट्रीज से कैपिटल रेज करना होता है, मतलब ताकि पूरा इंटरनेशनली मार्केट से वो कैपिटल रेज कर सके, ठीक है। तो वो केस में क्या होता है, अगर इंडिया की कंपनी को कोई आउट ऑफ कंट्रीज के कंट्री में जाके कैपिटल रेज करना है, वहाँ के इन्वेस्टर्स को इन्वेस्ट करने लगाना है, इन दैट केस वहाँ के रूल्स एंड रेगुलेशंस अलग रहेंगे, ठीक है। तो वो जो रेजिंग कैपिटल रेज करने में जो डिफिकल्टीज आती थी वो इंड एएस इशू करने की वजह से कुछ हद तक कम हुई है, क्योंकि क्या होता है जब यूनिफॉर्मिटी रूल में आ जाएगी तो उनको ऐसा नहीं होगा कि डोमेस्टिकली जब आप कैपिटल रेज करोगे सेम रूल अगर एप्लीकेबल होंगे और इंटरनेशनली आप जब कैपिटल रेज करोगे तो सेम रूल्स एप्लीकेबल होंगे, तो इन दैट केस यू विल मतलब डिफिकल्टी जो कंपनीज को फेस होती थी जिनको कैपिटल रेज करना है इंटरनेशनल मार्केट में, उनको वो डिफिकल्टी अब कम हो जाएगी, ठीक है। देन सेकेंड इज टू एनेबल द कंपैरिजन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। ऑफ कोर्स अब ये कंट्री की बैलेंस शीट वो कंट्री की बैलेंस शीट अलग अलग स्टैंडर्ड्स पे अगर बनी है तो उसका कंपैरिजन करना इज नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल, क्योंकि दोनों का अपने अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में चीज़ें मतलब फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में पर्टिकुलर आइटम्स बताने का तरीका अलग होगा, हर स्टैंडर्ड में अलग डिफाइन किया गया होगा हर कंट्री के स्टैंडर्ड्स में, तो वो कंपेरेबिलिटी ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट कहीं ना कहीं छूट जाएगा, जिसके वजह से इन्वेस्टर्स को भी प्रॉब्लम होगी, क्योंकि इन्वेस्टर्स इन्वेस्ट नहीं कर पाएंगे जब तक वो कंपेयर नहीं करेंगे बैलेंस शीट्स, ठीक है। तो वो सब प्रॉब्लम रिड्यूस करने के लिए इंड एएस इशू किए गए हैं टू एनेबल द कंपैरिजन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। थर्ड इज टू ब्रिंग द यूनिफॉर्मिटी, रैशनलाइजेशन, कंपेरेबिलिटी, ट्रांसपेरेंसी एंड अडेप्टेबिलिटी इन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। ऑफ कोर्स अगर कोई यहाँ की कंपनी को, सपोज एक एग्जांपल लेते हैं, इंडिया की कोई कंपनी को फॉरेन के कोई बैंक में जाके लोन लेना है, ठीक है, सपोज स्विस बैंक में जाके कोई कंपनी को लोन लेना है। अब बैंक में लोन लेना है तो वो केस में फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आपके सबमिट करने पड़ते हैं। अब वो कंपनी ने फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स तो एज पर डोमेस्टिक स्टैंडर्ड्स के हिसाब से, मतलब जो इंडिया में स्टैंडर्ड्स इशू थे पहले जैसे अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स, उसके हिसाब से उसके फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बने हुए रहेंगे, ठीक है। बट वो कंट्री में तो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स एक्सेप्टेबल नहीं है, या फिर वो कंट्री में कोई ऐसे स्टैंडर्ड्स है जो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड से बहुत डिफरेंट है, तो वो केस में वो कंपनी की बैलेंस शीट एक्सेप्ट होगी क्या, वहाँ पे वो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन या वो बैंक वो एक्सेप्ट करेगी क्या, नहीं करेगी। इन दैट केस द कंपनी हैज़ टू इनकर द रीस्टेटमेंट ऑफ द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स एज पर द अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स एप्लीकेबल इन दैट पर्टिकुलर कंट्री। वो खर्चा बहुत ज़्यादा बढ़ जाता था, तो अब
क्या किया है गवर्नमेंट ने, क्या किया है, इंड एस ऐसे तरीके के इशू किए हैं जो ग्लोबली एक्सेप्टेड है, मतलब ग्लोबली ऑल ओवर वर्ल्ड वो एक्सेप्टेड है। तो इन दैट केस अगर आप वो स्टैंडर्ड यूज करके फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाते हो तो आपको रीस्टेटमेंट ऑफ योर फाइनेंशियल स्टेटमेंट नहीं करना पड़ेगा, वो खर्चा बच जाएगा और आपके फाइनेंशियल स्टेटमेंट कैसे हो जाएंगे, यूनिफॉर्मिटी आ जाएगी, उसमें रैशनलाइजेशन आ जाएगा, कंपेरेबिलिटी आ जाएगा, ट्रांसपेरेंसी आ जाएगा, ठीक है, एंड एडेप्टेबिलिटी आ जाएगा। ये वजह से क्या होगा, सेम ट्रांजैक्शन हर कंट्री में हर एंटरप्राइज सेम तरीके से ही रिकॉर्ड करेगी। अगर हर एक के अलग अलग अकाउंटिंग स्टैंडर्ड है तो हर एक कंट्री के एंटरप्राइज या हर एक कंट्री की एंटिटी सेम ट्रांजैक्शन को अलग अलग तरीके से रिप्रेजेंट करेगी, जो कि ट्रांसपेरेंसी भी उससे हट जाएगी, एडेप्टेबिलिटी चली जाएगी, कंपेरेबिलिटी चली जाएगी, ये सारे फीचर्स चले जाएंगे, इसलिए इंड एस इशू करना जरूरी है। Then fourth point is contributes to the free flow of global investments and achieve the substantial benefit of all the stakeholders in the capital market। ठीक है, क्या बोल रहा है कि अगर ग्लोबली आप फाइनेंस रेज कर सकते हो तो इन्वेस्टमेंट का फ्लो कैसा हो जाएगा, ग्लोबली फ्री फ्लो हो जाएगा एंड अचीव द सब्सटेंशियल बेनिफिट फॉर ऑल द स्टेक होल्डर्स, और सब स्टेक होल्डर्स सारे कैपिटल मार्केट के सारे स्टेक होल्डर्स के लिए वो सब्सटेंशियल बेनिफिट लाएगा। ठीक है, तो ये 4 रीजंस थे आपके जो मॉड्यूल में पैराग्राफ्स दिए गए हैं, यही चारों रीजंस को उन्होंने इलेबोरेट करके दिया है। तो अभी आप फिर से एक बार अपन ये पढ़ेंगे, नीड फॉर कन्वर्जन टुवर्ड्स ग्लोबल स्टैंडर्ड्स, क्या क्या नीड्स है, टू रिड्यूस द डिफिकल्टी इन रेजिंग द कैपिटल ड्यू टू डिफरेंट रूल्स एंड रेगुलेशन। ठीक है, देन सेकेंड इज टू एनेबल द कंपैरिजन इन फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। ठीक है, देन थर्ड इज टू ब्रिंग द यूनिफॉर्मिटी, रैशनलाइजेशन, कंपैरेबिलिटी, ट्रांसपेरेंसी एंड अडेप्टेबिलिटी इन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट। फाइनेंशियल स्टेटमेंट के इतने सारे कैरेक्टरिस्टिक्स लाने के लिए ग्लोबल स्टैंडर्ड्स इशू किए गए हैं। देन कंट्रीब्यूट्स टू फ्री फ्लो ऑफ ग्लोबल इन्वेस्टमेंट्स एंड अचीव द सब्सटेंशियल बेनिफिट फॉर ऑल द स्टेक होल्डर्स। लगा तो ये 4 पॉइंट पॉज करके लिख लो, वही वो इतने बड़े पैराग्राफ में एलाबोरेट करके बोले, मैंने शॉर्ट पॉइंट बना के यहाँ मेंशन किया। ठीक है, लगा तो आप लेक्चर पॉज करके ये नोट डाउन कर लो आपके शॉर्ट नोट्स में। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट आगे बढ़ते हैं, इंटरनेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड एज ए ग्लोबल स्टैंडर्ड, IFRS। ठीक है, इंटरनेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड्स, IFRS क्या बोल रहे हैं, विद व्यू ऑफ कम टू द पेज नंबर 1.92 ऑफ योर इंस्टीट्यूट मॉड्यूल। ठीक है, विद द व्यू ऑफ अचीविंग द कन्वर्जन टुवर्ड्स द ग्लोबल रिपोर्टिंग, द लंडन बेस्ड ग्रुप नेमली द इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड कमिटी, क्या है, इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड कमिटी, इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड कमिटी, IASC, responsible for the developing international accounting standards, was established in June 1973. ठीक है, it is presently known as a Indian Accounting Standard Board, IASB। जैसे अपने इंडिया में अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोर्ड है, ऐसे ये कमेटी ने क्या किया था, एक इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोर्ड बनाया था। ठीक है, जो अभी IASB बोल के काम करता है। इसमें क्या क्या है, 75 कंट्रीज के अकाउंटिंग बॉडीज इन्वॉल्व है इसमें, उसके मेंबर्स है, जिसमें अपनी ICAI भी एक मेंबर है। ठीक है, तो वो क्या बोल रहे हैं, it is presently known as an International Accounting Standard Board. The IASE comprises the professional accountancy bodies of over 75 countries, including the Institute of Chartered Accountants of India. Primarily, the IASC was established in the public interest to formulate and publish the international accounting standard to be followed in the presentation of audited financial statements. International accounting standard boards were issued to promote the acceptance and observance of international accounting standards worldwide. The member of ISAC have undertaken the responsibility to support the standards promulgated by the IASC and to propagate those standards in their respective countries. Of course, 75 countries के members है ये IAS, 75 countries के अकाउंटिंग बॉडीज इसके मेंबर्स है IASC के। व्हाट,
इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड कमेटी। ये इन्होंने एक IASB बोल के बोर्ड बनाया है जो ऐसे स्टैंडर्ड्स इशू करता है जो वो 75 कंट्रीज़ में पूरे एप्लीकेबल होते हैं, और उसके 75 कंट्रीज़ के जो 75 कंट्रीज़ में जो रजिस्टर्ड कंपनीज है वो सारे इनके हिसाब से स्टैंडर्ड्स उनके हिसाब से उनके बेसिस पे उनके फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनते हैं। नेक्स्ट पैराग्राफ, In 1973 and 2001, the International Accounting Standard Committee (IASC) released the International Standard Accounting Standards. क्या हुआ 1973 में, तो ये इशू 1973 में ये फॉर्मुलेट हुई। देन 1973 से 2001 तक इन्होंने क्या किया, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स इशू किए, ठीक है। बिटवीन 1997 and 1999 the IASC restructured their organization which resulted in the formulation of IASB। 1997 से 1999 में, अभी ये 73 से काम कर रही थी IASC, बट इन्होंने क्या किया फिर 1997 से 1999 तक रीस्ट्रक्चर किया खुद को और एक IASB बोल के बोर्ड बनाया जो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड से रिलेटेड काम करते हैं। These changes came into effect on 1st April 2001. Subsequently, IASB issued the statement about the current and future standards. IASB publishes its standards in a series of pronouncement called the International Financial Reporting Standards. फिर इन्होंने क्या किया, IFRS इशू किया, इंटरनेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड्स, ठीक है, इंटरनेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग standards. However, IASB has not rejected the standards issued by the ISAC. इन्होंने क्या किया, IASB ने इन्होंने जो स्टैंडर्ड्स इशू किए थे उसको रिजेक्ट नहीं किया, बल्कि इन्होंने खुद के अपने और अलग स्टैंडर्ड्स इशू किए, दैट इज IFRS। तो इन शॉर्ट IFRS किसने इशू किए, इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोर्ड ने इशू किए गए हैं, ठीक है। देन those pronouncement continues to be designated as an international accounting standards. Yes, जो अपन देख रहे हैं ये इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स, वो IFRS को ही उन्होंने कंटिन्यू क्या किया फिर इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स। ये आपको हिस्ट्री समझी पूरी कि क्या क्या हुआ था, ये हो गया फिर IAS इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स। Then next paragraph, the term IFRS comprises the IFRS issued by IASB, IAS issued by the International Accounting Standard Committee, ठीक है। इसका मतलब क्या हो गया कि IFRS comprises, IFRS में क्या क्या है, एक तो सबसे पहले जो IASB ने स्टैंडर्ड्स इशू किए वो, ठीक है, स्टैंडर्ड्स इशू किए वो, प्लस उसमें क्या है जो IASC इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोर्ड ने जो स्टैंडर्ड इशू किए वो भी, ठीक है। तो दोनों स्टैंडर्ड्स मिला के IFRS बना। तो IFRS में IASB खुद के भी है और IASC, क्योंकि उन्होंने रिजेक्ट नहीं किए जो IASC ने ऑलरेडी इशू किए हुए थे, ठीक है। देन इंटरप्रिटेशन इशूड बाय द स्टैंडर्ड इंटरप्रिटेशन कमिटी। अब स्टैंडर्ड इंटरप्रिटेशन कमेटी SIC ने भी इंटरप्रिटेशन इशू किए थे। हर एक स्टैंडर्ड का इंटरप्रिटेशन क्या रहेगा, वो SIC ने स्टैंडर्ड इंटरप्रिटेशन कमेटी उन्होंने इशू किया था, वो भी उसमें इंक्लूडेड है। एंड द IFRS इंटरप्रिटेशन कमेटी ऑफ द IASB का भी अपना इंटरप्रिटेशन कमेटी है जो IFRS इंटरप्रेट करता है, तो वो चारों उसमें इन्वॉल्व है, ठीक है। देन इंटरनेशनली फाइनेंशियल रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड्स आर कंसिडर्ड एज अ प्रिंसिपल बेस्ड सेट ऑफ स्टैंडर्ड्स। यस, वो IFRS ही सारे इंडियस का IFRS ही इंडियस का प्रिंसिपल बेस्ड स्टैंडर्ड है। In fact, they established the broad rules rather than dictating specific treatments. Every major nation is moving towards adopting them to some extent. Large number of authorities require public companies to use the IFRS for stock exchange listing purpose. ठीक है, then stock exchange listing purpose, and in addition, banks, insurance companies, and stock exchanges may use them for their
स्टैट्यूटरी रिक्वायर्ड रिपोर्ट्स, बैंक्स, इंश्योरेंस कंपनीज, इनको तो स्टैट्यूटरीली रिक्वायर्ड ही है, और अगर जो कंपनीज को स्टॉक एक्सचेंज पे लिस्टिंग करना है उनके लिए भी IFRS यूज करना जरूरी है. This requirement will affect about 7,000 enterprises, including their subsidiaries, equity investors, and joint venture partners. The increased use of IFRS is not limited to public company listing requirement or statutory reporting. ठीक है, many lenders and regulators and government bodies are looking to IFRS to fulfill the local financial reporting obligation relating to financial and financing and licensing. बहुत सारे फाइनेंसिंग और लाइसेंस, मतलब सिर्फ लिस्टिंग के लिए ही IFRS यूज करना ऐसा नहीं है. बहुत सारे एंटरप्राइजेस फाइनेंसिंग करने के लिए या लाइसेंसिंग करने के लिए भी IFRS मतलब वो प्रेफर करते हैं कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स एज पर IFRS प्रिपेयर रहे. ठीक है. देन नेक्स्ट इज बेनिफिट्स ऑफ कन्वर्जन्स विद द IFRS. अब ये सब जो हो चुका उसका बेनिफिट क्या क्या है पढ़ेंगे. 9.3 पॉइंट. There are many beneficiaries of conversions with the IFRS such as the economy, investors and industry. ठीक है. किस किस को बेनिफिशियरी कौन कौन है इसका, किसको किसको बेनिफिट हुआ. इकोनॉमी सबसे इम्पोर्टेंट, इकोनॉमी को बेनिफिट हुआ है. क्या बेनिफिट हुआ है. इन्वेस्टर्स एंड इंडस्ट्रीज. इकोनॉमी, कम टू द इकोनॉमी, मतलब वो पॉइंट. When the market expand globally, the need for conversion increases since the conversion benefits the economy by increasing the growth of its international businesses. It facilitates the maintenance of orderly and efficient capital markets and also helps to increase the capital formation and thereby economic growth. It encourages the international investing and thereby leads to move foreign capital flows to the country. ठीक है. इकोनॉमी को कैसा बेनिफिट मिला है ये स्टैंडर्ड्स इशू करने की वजह से. ये स्टैंडर्ड इशू करके कंपनीज बाहर से भी इंटरनेशनली कैपिटल रेज कर सकती है. कैपिटल रेज करेगी इंटरनेशनली तो बिजनेस बढ़ेगा, बिजनेस बढ़ेगा तो एट द एंड कंपनी का ग्रोथ होगा, कंपनी का ग्रोथ होगा मतलब ही कंट्री के इकोनॉमी का ग्रोथ होगा. तो इन शॉर्ट इंड AS इशू करने की वजह से इकोनॉमी पे भी बहुत अच्छा इफेक्ट आया है. Then second is investors. A strong case for conversions can be made from the viewpoint of the investors who wish to invest outside their own country. Investor wants the information that is more relevant, reliable, timely and comparable across the jurisdiction. Financial statements prepared using a common set of accounting standards helps the investor to better understand the investment opportunities as opposed to financial statements prepared using the different set of national accounting standards. Investors' confidence is strong when accounting standards used are globally accepted. Conversions with the IFRS contributes to investors' understanding and confidence in the high quality of फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स. ठीक है. इन्वेस्टर्स के लिए क्यों यूजफुल है, क्योंकि इन्वेस्टर्स को इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी सर्च करने में इजी रहेगा अगर सारे फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स एक ही रूल के हिसाब से बने गए हैं. ठीक है. तो उनका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा वो कंपनी में इन्वेस्ट करने के लिए. तो इस चीज़ के वजह से कैपिटल मार्केट जैसे कंपनी के लिए भी यूजफुल है वैसे ही इन्वेस्टर्स के लिए भी यूजफुल है कि उनको इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज़ जो ज़्यादा से ज़्यादा बेनिफिट दे सकती है वो सर्च कर सकते हैं. देन द थर्ड पॉइंट इज द इंडस्ट्री. द मेजर फोर्स इन द मूवमेंट टुवर्ड्स द कन्वर्जन्स हैज़ बीन इन इंटरेस्ट ऑफ द इंडस्ट्री. The industry is able to raise the capital from foreign markets at a lower cost if it can create the confidence in the minds of foreign investors that their financial statements comply with the globally accepted accounting standards. With the diversity in accounting standards from country to country, enterprises which operate in the different countries face a multitude of accounting requirements prevailing in the countries. ठीक है. Then the burden of financial reporting is lessened with the conversions of accounting standards because it simplifies the process of preparing the individual and the group financial statements and thereby reduces the cost of preparing the financial statements using the different sets of accounting standards. ठीक है.
वो वही बोल रहा है, अगर कोई इंडस्ट्री के फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ऐसे स्टैंडर्ड्स जो ग्लोबली एक्सेप्टेड है उस बेसिस पे बने हैं तो उनको ग्लोबली फाइनेंस रेज करने में आसानी रहेगी। वो इन्वेस्टर का कॉन्फिडेंस भी उनको मिलेगा। उसके बाद वो बाहर मतलब आउट ऑफ कंट्री के फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, उसके बाद जो फाइनेंस बैंक्स है, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस है जो उनको फाइनेंस रेज करके दे सकते हैं, उनको भी वो अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट विद कॉन्फिडेंस प्लेस करेंगे, क्योंकि उनके फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ऐसे स्टैंडर्ड से बने हैं जो ग्लोबली एक्सेप्टेड है। ठीक है, मतलब वो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स उनके कैसे हो जाएंगे, कंपेरेबिलिटी आ जाएगी, अडेप्टेबिलिटी आ जाएगी, उसके वजह से वो कैपिटल रेज करने में उनको प्रॉब्लम नहीं होगी। तो क्यों कौन कौन बेनिफिशियरीज है, द इकोनॉमी, द इंडस्ट्री एंड द इन्वेस्टर्स, बोथ all these three are the beneficiaries of the conversions with the IFRS अडॉप्ट करने के वजह से इन सबको बेनिफिट हुआ है। देन लास्ट पॉइंट इज डेवलपमेंट इन इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड। अब इंडिया में कैसा कैसा डेवलपमेंट हुआ। The first step towards the IFRS, the Institute of Chartered Accountants of India, being the accounting standard settled body in India, way back in 2006, initiated the process of moving towards the International Financial Reporting Standards issued by the Indian Standard Accounting Board (IASB). ठीक है, इंडियन स्टैंडर्ड अकाउंटिंग बोर्ड, with a view to enhance the acceptability and transparency in the financial information communicated by the Indian corporate through their financial statements. This move towards the IFRS was subsequently accepted by the Government of India. क्या हुआ, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने ICAI का खुद का एक कमेटी है, दैट इज इंडियन अकाउंटिंग IASB, इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोर्ड, जो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स इशू करता है। फिर ICAI ने क्या किया, ग्लोबली IFRS की तरफ बढ़ते गए ताकि उनके इंडियन कॉर्पोरेट्स जो है उनके फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स भी ग्लोबली एक्सेप्टेड बने। उसके वजह से IFRS तक बनते गए और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने IFRS को एक्सेप्ट किया। ठीक है, द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इन कंसल्टेशन विद द ICAI decided to convergence and not to adopt the IFRS issued by the IASB। तो क्या हुआ, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने ICAI के साथ कंसल्ट करके पूरे के पूरे एज इट इज IFRS अडॉप्ट नहीं किए। उन्होंने क्या किया, उनके अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स को IFRS के रूल्स के हिसाब से चेंज किया और वो क्या बने, इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड, दैट इज इंड AS। The decision of convergence rather than adoption was taken after the detailed analysis of IFRS requirements and extensive discussion with the various stakeholders। इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स में सारे वो पॉइंट्स कवर किए गए हैं जो IFRS के हैं, बट उन्होंने डायरेक्टली अडॉप्ट नहीं किया, उन्होंने कन्वर्जन किया। ठीक है, देन अकॉर्डिंगली व्हाइल फॉर्मुलेटिंग IFRS, converged Ind AS efforts have been made to keep these standards as far as possible in line with the corresponding IFRS, and departure have been made where considered absolutely essential। अगर कोई चीज़ के लिए वेरिएशन ज़रूरी है तो वहाँ वेरिएशन लिए गए, नहीं तो फिर एज इट इज़ IFRS एक्सेप्ट किया गया, बट विद द कन्वर्जन्स, मतलब अपने ICAI के साथ कंसल्ट करके अडॉप्ट नहीं किया, बट उसके रूल्स एंड रेगुलेशन सारे कंसिडर किए गए। ठीक है, देन दिस चेंजेस हैव बीन मेड, हाँ वो हो गया। देन certain changes have been made considering the economic environment of the country, which is different as compared to the economic environment presumed to be existence by the IFRS। ऐसे भी कुछ चेंजेस किए गए जो अपने इंडिया की इकोनॉमी के लिए, मतलब इंडिया की इकोनॉमी के हिसाब से हो, क्योंकि IFRS तो अलग इकोनॉमी को कंसिडर करके किए गए थे, इंडियन इकोनॉमी से डेवलपिंग इकोनॉमी, तो डेवलपिंग इकोनॉमी को कंसिडर करते हुए अपने अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स में IFRS के चेंजेस किए गए, जो है अभी इंड AS, दैट इज इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड। ठीक है, देन 9.4.2 नेक्स्ट पेज, व्हाट आर द इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड। Indian accounting standards are the international financial reporting
framework converged standards issued by the central government of India under the supervision and control of Accounting Standard Board of ICAI and in consultation with the National Advisory Committee on Accounting Standards. ठीक है, किसके किसके साथ? एक तो सबसे पहले इंड एस किसने इशू किए गए हैं, किसने इशू किए हैं? वो इंड एस इज इशूड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट ऑफ इंडिया. ठीक है, सेंट्रल गवर्नमेंट ऑफ इंडिया. ठीक है, इन कंसल्टेशन विद द हूम? इन कंसल्टेशन विद किसके साथ? जो IASB है, जो ICAI का बोर्ड है जो स्टैंडर्ड्स इशू करता है. कौन है? ISP, इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोर्ड, ASP सॉरी, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोर्ड प्लस NACAS, that is National Advisory Committee on Accounting Standard. National Advisory Committee on Accounting Standard plus Accounting Standard Board. इन दोनों के कंसल्टेशन के साथ सेंट्रल गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने इंड एस इशू किए. नेक्स्ट पैराग्राफ, नेशनल एडवाइजरी कमिटी ऑन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड रिकमेंड दिस स्टैंडर्ड टू द मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स. MCA has to spell out the accounting standard applicable for companies in India. Of course, अपन ने देखा था अकाउंटिंग स्टैंडर्ड के यूनिट में भी, जो कॉर्पोरेट है उनके लिए अकाउंटिंग स्टैंडर्ड कौन इशू करता है? सेंट्रल गवर्नमेंट ऑफ इंडिया. और जो नॉन कॉर्पोरेट एंटिटीज है उनके लिए अकाउंटिंग स्टैंडर्ड ICAI इशू करता है. The Indians are named and numbered in the same way as the corresponding Indian International Financial Reporting Standards. इंडियस के नंबर भी IFRS से एकदम मिलते जुलते रखे गए हैं. ठीक है, देन नेक्स्ट पॉइंट एंड लास्ट पॉइंट फॉर द यूनिट, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया कमिटमेंट टू IFRS converged Ind AS. Initially Ind AS were expected to be implemented from the year 2011. कब से? 2011 से एक्सपेक्टेड था कि वो एप्लीकेबल होंगे. However, keeping in view the fact that certain issues including the tax issues were still to be addressed, the Ministry of Corporate Affairs decided to postpone the date of implementation. In July 2014, Finance Minister of India at the time, Shri Arun Jaitley ji, in his budget speech announced an urgency to convergence the existing accounting standards with the International Financial Reporting Standards, that is IFRS, through adoption of the new Indian accounting standards by the Indian companies. फिर क्या हुआ? 2014 के जुलाई में जो फाइनेंस मिनिस्ट्री दैट इज अरुण जेटली जी ने जो स्पीच दिया था उसमें उन्होंने बोला कि अभी इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड को अडॉप्ट किया जाएगा. किसके लिए? इंडियन कंपनीज के लिए. जो इंडियन अकाउंट इंडियस कैसे बने हुए हैं? IFRS को कंसिडर करके बने गए हैं. Then pursuant to above announcement, various steps have been taken to facilitate the implementation of IFRS converged Ind AS. ठीक है, IFRS converged Ind AS. Moving in this direction, the Ministry of Corporate Affairs (MCA) has issued the company's Indian Accounting Standard Rules 2015, while notification dated 16th Feb 2015. Covering the revised roadmap of implementation of Ind AS for companies other than banking companies, insurance companies, NBFCs and Ind AS and Indian accounting standard. As per the notification, Indian accounting standard, that is Ind AS, converged with the Ind AS converged with the IFRS shall be implemented on voluntary basis from 1st April 2015. वेरी इंपॉर्टेंट था. 1st अप्रैल 2015 से वॉलेंट्री बेसिस पे इम्प्लीमेंटेशन उसका शुरू हुआ. ठीक है, एंड मैंडेटरी यहाँ पे क्या था? एक साल क्या था? वॉलेंट्री था. वॉलेंट्री. ठीक है, जिन कंपनी को अडॉप्ट करना है उन्होंने करना, नहीं तो अपने नॉर्मल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड के हिसाब से बनाया तो भी चलेगा. 1st अप्रैल 2015 को. बट फ्रॉम द 1st अप्रैल 2016, that is 1 year from its issue, it is made compulsory for all Indian companies to make their financial statements by using the Indian accounting standard or
as per the Indian accounting standard. Later then mandatory from 1st April 2016. Later on in 2016, MCA notified roadmap for NBFC announcing implementation date for Ind AS. Similarly, Banking and Insurance Regulatory Authority was issued separate roadmap for implementation for banking and insurance companies respectively. पहले जब ये इशू किया गया था तब ये किसको था? ऑल इंडियन कंपनीज, इंडियन corporates except who? Except banking, insurance और NBFCs. ठीक है. देन धीरे धीरे इनको भी इनके गाइडलाइंस इशू करके क्या क्या चेंजेस है इनके लिए, उसके हिसाब से इंड एस उनको क्या क्या अप्लीकेबल हो गए, उनको भी बाद में फर्दर नोटिफिकेशन से उनका भी उन तीनों को भी इम्प्लीमेंट किया गया. ठीक है. यहाँ होता है आपका इंड एस वाला पॉइंट खत्म. एक बार लिस्ट ऑफ इंड एस दी है, पढ़ लेते हैं या आप पढ़ लोगे? ये पढ़ मतलब ये याद नहीं करनी है बट एक बार रिवाइज कर लो, ताकि आपको आप जब IPCC फाइनल में जाओगे तो ये एक एक इंड एस आपको डिटेल में स्टडी करना है. हर इंड एस में कैसे अकाउंटिंग की जाती है, क्या रिक्वायरमेंट्स है, डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट क्या है, मेजरमेंट कैसे किया जाता है, रिकॉग्निशन कैसा किया जाता है, ये सब इंड एस में दिए गए हैं. ठीक है. तो मैं इंड एस अभी पढ़ तो नहीं रही हूँ, बट आप ये पढ़ लेना. टाइटल ऑफ इंड एस 41 तक है वो, एग्रीकल्चर नीचे पहले 101. और ये इंड एस के नंबर्स उन्होंने किस हिसाब से दिए? अकाउंटिंग स्टैंडर्ड के हिसाब से नहीं है, ये रिलेटेड टू IFRS को. IFRS कन्वर्ज्ड इंड एस है ना, इसलिए फिर IFRS में जैसे नंबर्स है उसके हिसाब से इनको भी नंबर दिए गए हैं. ठीक है. तो यहाँ होता है आपका इंड एस का यूनिट 9 खत्म. ठीक है. एक बार अच्छी से रिवाइज कर लो, इसमें हिस्ट्री देख लो, उसके बाद उनके बेनिफिशियरीज कैसे है, अगर शॉर्ट नोट आया तो आ सकता है. एंड लास्ट इज डेवलपमेंट, मतलब इंड एस कैसे कैसे आया. अपन ने अभी ओरली तो समझ में आ गया, बट लिखना कैसे है उसके लिए आपको 2 से 3 बार रीड करना पड़ेगा. ठीक है. थैंक यू गाइज.